हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बाकी के बचे हुए पार्ट। एपिसोड नंबर 1 के बाद के सारे एपिसोड की कंप्लीट फुल स्टोरी मैंने एक ही वीडियो में कवर करी है ताकि ज्यादा वीडियोस ना हो। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। और अगर आपको एपिसोड नंबर 1 भी देखना हो तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर 1 खत्म हुआ था। तो अब इसके बाद ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत सारे कॉप एडी के घर पे आते हैं क्योंकि एडी के घर पे ग्रेसी की डेथ हुई थी। और अब क्योंकि यहाँ से एडी भाग चुका है तो हर किसी का शक एडी के ऊपर ही जा रहा है कि उसने उस लड़की को मार दिया होगा। ये सारी चीजें मैक्स भी अपने घर से देख रही होती है, जिसने रात में एडी और ग्रेसी को साथ में भी देखा होता है। यहाँ पर वो डर करके डस्टी के पास में जाती है और वो उसे ये बताती है कि जिस टाइम पर ग्रेसी की डेथ हुई उस टाइम पर मैक्स को कुछ बहुत अजीब सी फीलिंग आई थी और उसे ऐसा लगता है कि शायद एडी ने ग्रेसी को नहीं मारा और उसे मारने वाला कोई तीसरा इंसान है। अब सच क्या ये तो सिर्फ एडी को ही पता होगा, तो ये दोनों ही एडी को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस जाती है ग्रेसी के बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, जो कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी होता है। इस टाइम पर वहां पर ल्यूकस भी होता है और अब यहाँ पर पूछताछ के दौरान में कैप्टन को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया है और उसे भी लगता है कि ऐसा एडी ने ही करा होगा। तो अब यहाँ से वो अपने पूरे ग्रुप के साथ एडी को ढूंढने में लग जाता है ताकि वो ढूंढ करके उसे सबक सिखा सके। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर क्राइम सीन पे नैन्सी आती है अपने एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसे यहाँ की न्यूज को कवर करना होता है और अपने हाई स्कूल वाले न्यूज़पेपर में प्रिंट करना होता है। पर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसका फ्रेंड अकेला हो जाता है और तभी वेक्ना उसके फ्रेंड के ऊपर भी अटैक करता है और उसको भी जान से मार देता है, वैसे ही हड्डियां तोड़ करके। पर अभी नैन्सी उससे अलग होती है तो ये सारी बातें उसे नहीं पता होती है। यहाँ पर नैन्सी एडी के चाचा से बात करती है तो अब उसे चाचा जी एक पुरानी स्टोरी सुनाते हैं जहाँ पर विक्टर क्रील नाम की एक फैमिली का मर्डर हो गया था और उसकी फैमिली का मर्डर विक्टर क्रील ने खुद किया था और इसके बाद विक्टर क्रील को असाइलम में भेज दिया गया था और उसने भी अपनी फैमिली को ऐसे ही मारा था। ऐसे ही उसकी पूरी फैमिली में हर मेंबर की हड्डियां टूट गई थी और आंखें अंदर की तरफ कुछ चली गई थी। और एडी के चाचा जी को ये लगता है कि इस बार भी विक्टर क्रील ने ही ऐसा किया होगा क्योंकि वो इस मामले में एक सीरियल किलर है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक की तरफ, जो कि इन सभी चीजों से बेखबर कैलिफोर्निया में पहुंच जाता है जहाँ पर 11 उसका वेट कर रही होती है। अब यहाँ पर फाइनली वो माइक से मिल लेती है और अब वो माइक को काफी चीजें झूठ बताती है। वो उसे ये बोलती है कि वो यहाँ पे बहुत खुश है, पार्टी करती है, उसके काफी सारे दोस्त है और ये सब कुछ देख करके विल को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि 11 उसके दोस्त से झूठ बोल रही होती है। पर अब जब यहाँ पर वो उन लोग को स्केटिंग के लिए लेकर के जाती है तो वहीं पर वही बुली करने वाली लड़की जिसका नाम होता है एंजेला वो आ जाती है, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती है और वो यहाँ पर उसे बहुत ही गंदा बुली करती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। अब माइक के सामने अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद 11 को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर के स्केट शूज उठा करके एंजेला के सिर पर मार देती है। एंजेला के सर से खून बहने लगता है और ये देख करके माइक बहुत ज्यादा डर जाता है। मॉरली देखा जाए तो ये काफी ज्यादा रॉन्ग था, पर जितना ज्यादा एंजेला 11 को बुली कर रही थी, एंजेला को कोई ना कोई लेसन तो मिलना चाहिए था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉयस पे, जहाँ पर अब वो मैन कैलिफोर्निया में आ चुका होता है और वो दोनों मिल करके लेटर को डिकोड करते हैं। यहाँ पर उन्हें एक नंबर पता चलता है तो जॉयस इसके ऊपर कॉल करती है। कॉल को उठाने वाला कोई रशियन आदमी होता है जो कि उससे ये बोलता है कि हॉप ने 11 के नाम पर $40 अपने बैंक में रखवाए थे और अब यही पैसे लेकर के जॉयस को उस आदमी को दे देने हैं और इसके बदले में वो हॉप को छोड़ देगा। पहले तो यहाँ पर जॉयस को और बोमैन को उस आदमी के ऊपर शक होता है, लेकिन बाद में वो लोग उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग को हल्का फुल्का डिकोड करके पता कर लेते हैं कि बंदा अलास्का में है और ये सच बोल रहा है, मतलब कि वहां पर सच में उसके आसपास में रशियन लोग हैं। और इसी के साथ वो लोग अलास्का जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हॉप को देखते हैं जो कि उस ब्लास्ट के बाद भी जिंदा बच गया होता है, पर इसके बाद उसे रशियन पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ करके एक जेल में डाल दिया जाता है और वहां पर काफी वक्त तक केजीबी उसको बहुत ही गंदा टॉर्चर करती है, पर इसके बाद भी हॉप उसे कुछ भी नहीं बताता है तो वो लोग उसे जेल भेज देते हैं। ये एक बहुत ही अलग टाइप की जेल होती है जहाँ पर काफी ज्यादा बेदर्दी से रखा जाता है और यहीं पर उसे एक गार्ड मिलता है जैसे कि पैसे की लालच दे करके वो अपना मैसेज भिजवाता है। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्मी को, जहाँ पर आर्मी को ये सारे मर्डर्स को देख करके ये लग रहा होता है कि सारे मर्डर 11 ने किए होंगे
और अब वो लोग यहाँ से 11 के पीछे पड़ जाते हैं और उसे हर जगह पर ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ डस्टी और मैक्स ने यहाँ पर स्टीव और रॉबिन को भी अपने साथ में ले लिया होता है और ये तीनों अब एडी को फाइनली ढूंढ लेते हैं, जो कि अपने ही फ्रेंड के गैरेज में छिपा होता है। और अब एडी उन्हें वो सारी स्टोरी सुनाता है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखी थी कि कैसे उसके सामने ग्रेसी की डेथ हुई थी। तो वो लोग भी उसे वेक्ना और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बता देते हैं। और इसके जस्ट बाद ही हम एक्चुअली में वेक्ना को देखते हैं, जो कि एक टूटे फूटे घर में खड़ा होता है और उसके हर तरफ से ढेर सारी रूट्स निकली होती है और उस घर को कवर करके रखा होता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि पैरेलल वर्ल्ड में ये वेक्ना की जगह है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे आर्मी को एक बार फिर से देखते हैं, जो कि डॉक्टर ओवन से मिलने के लिए आती है। डॉक्टर ओवन यहाँ पे 11 को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर रहती है, पर आर्मी के पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। और इसके बाद हम 11 को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है और अभी भी उसे बहुत पुराना विजन आ रहा होता है। इस विजन में वो छोटी होती है, उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है और यहाँ पर उसके आसपास में बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और ये काफी ज्यादा डरावना विजन होता है। पर अब यहाँ पर खाने की टेबल पर जॉयस उन्हें ये बोलती है कि वो अलास्का जा रही है बोमैन के साथ में और कुछ वक्त के लिए वो यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन उसके जाने के अगले दिन ही वहाँ पर कॉप आ जाते हैं और 11 को अरेस्ट कर लेते हैं। वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेकर के जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो 11 उस पर कुछ खास रिप्लाई नहीं देती है, तो वो लोग उसे क्रिमिनल समझ करके जेल भेज देते हैं। पर अब जब यहाँ पर 11 रास्ते में जेल जा रही होती है कि तभी वहाँ पर ओवन की टीम आकर के उसे रोक लेते हैं और वहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। आगे एक रेस्टोरेंट में जाकर के ओवन उसे ये बताता है कि 11 को हर किसी की जरूरत है। हॉकिंस में एक बार फिर से डीमंस आने लगे और सिर्फ 11 ही एक ऐसी है जो कि उन्हें रोक सकती है। पर 11 उसे ये बोलती है कि अब उसके पास में कोई भी पावर नहीं है। तो वो डॉक्टर उसे ये बोलते हैं कि उसके पास में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से वो दोबारा से 11 को उसकी पावर दे सकते हैं। 11 को भी अपनी पावर्स चाहिए होती है, इसीलिए वो तुरंत ही इसके लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि हॉकिंस में उसके दोस्त भी रहते हैं और उसे सबको बचाना होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ओवन के आदमी ये सारी बातें जाकर के माइक, विल और जोनाथन को बता देते हैं और उन्हें हाउस अरेस्ट पे रख देते हैं। मतलब कि जब तक 11 की पावर्स वापस नहीं आती हैं, तब तक उन तीनों में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं जा सकता और उस घर पे भी कोई भी कॉल नहीं आ सकता है। अब हम जॉयस को देखते हैं जो कि फ्लाइट में होती है। इसके बाद हम हॉपर को देखते हैं, जिसे आकर के वही गार्ड ये बोलता है कि आज उसे कैसे भी करके भागना पड़ेगा। अगर वो आज नहीं भागा तो प्लेन चला जाएगा और वो दोबारा कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ से निकलने के लिए हॉपर एक आदमी के पास में जाता है और उसके हथियार से उसकी जंजीर को तोड़ने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो उसे अपना खाना देता है। वो जंजीर बस साइड से तोड़वाता है ताकि कोई भी जब उसे चेक करे तो जंजीर टूटी है ऐसा पता नहीं चले। पर ऐसा करवाने में उसके पैर में बहुत दर्द होता है और बहुत चोट भी लगती है। और अब सीन शिफ्ट होता है नैन्सी की तरफ, जहाँ पर नैन्सी भी स्टीव की टीम के साथ मिल चुकी होती है और अब उसे भी सारी बातें पता होती है। अब नैन्सी यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि वो विक्टर के बारे में पता करेगी, जिसके लिए वो रॉबिन के साथ निकल जाती है। यहाँ पर विक्टर जिस असाइलम में होता है वो कैसे भी करके वहां पर पहुंच जाती है और उससे बात करती है और अब यहाँ पर विक्टर उसे अपनी साइड की स्टोरी सुनाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हम विक्टर की स्टोरी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा यंग होता है। पहले वो वॉर में गया और वॉर के बाद वो अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़े से घर में शिफ्ट होता है। उसको काफी सारा पैसा मिला होता है क्योंकि उसके अंकल की डेथ हो गई थी और उसी से उसने ये घर को खरीदा होता है। ये घर हॉकिंस में होता है, लेकिन थोड़ी दिन बाद वहां पर अजीबोगरीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। आसपास उन्हें हर जगह पे जानवर मरे हुए मिलते हैं और उन्हें बहुत सारे डरावने डरावने से विजन आते हैं। हर किसी के लाइफ में एक डार्क पास्ट होता है और वो विजन उनके उसी डार्क पास्ट को बार बार उनके सामने ला करके रख रहा होता है। वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो प्रीस्ट को बुलाते हैं, एग्जॉर्सिज्म करवाते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। और ऐसी एक रात में जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से म्यूजिक चलने लगता है और रेडियो अपने आप ही बदलने लगता है और इसी के थोड़ी देर बाद अचानक से विक्टर की वाइफ की बॉडी हवा में ऊपर उठती है और हर विक्टिम की तरह यहाँ पर विक्टर की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। विक्टर अपने बच्चों को बचाने के लिए घर से बाहर भागता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ वक्त के लिए विक्टर एक मेमोरी में खो जाता है, जहाँ पर उसकी जिंदगी का सबसे गंदा पास्ट उसे दिखाया जा रहा था और उसी टाइम पे उसके बच्चों की भी डेथ हो जाती है। विक्टर को पकड़ लिया जाता है और विक्टर के बेटा मरा नहीं होता है, वो कोमा में चला गया होता है, पर एक हफ्ते बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। विक्टर यहाँ पर जेल में अपनी आंखों को नोच करके खुद को मारने की कोशिश करता है ताकि उसे शांति मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता है और अब वो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा होता है उस पागल खाने में।
अब इससे पहले विक्टर उन्हें कुछ और बताता कि तभी वहां पर मेंटल असाइलम के प्रोफेसर आ जाते हैं और वो उन्हें लेकर के निकल जाते हैं। असल में वो लोग धोखे से घुसे थे, इसीलिए अब उन्हें पता चल गया था और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया होता है। तो अब यहाँ पर नैन्सी और रॉबिन कार लेकर के भाग जाते हैं और इसी टाइम पे हम दूसरे साइड में मैक्स को देखते हैं, जहाँ पर मैक्स, स्टीव और बाकी सबके साथ स्कूल जाती है। स्कूल में वो अपनी काउंसलर की फाइल को चेक करती है तो उसे ये पता चलता है कि अभी तक जितने भी लोग का मर्डर हुआ है वो सभी लोग काउंसलर के पास में आ रहे होते हैं। तो मतलब कि वो सभी लोग मेंटली वीक होते हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ बुरा हुआ होता है और इसी वजह से वेक्ना उन्हें टारगेट कर रहा होता है। अब ऐसे ये सारी बातें देखते देखते जब वो सिम्टम्स देखती है तब उसे ये समझ में आता है कि खुद मैक्स को भी सेम सिम्टम्स है, उसको भी हेडेक हो रहा है, उसको भी मेमोरीज आ रही है और ऐसा ही बहुत कुछ। और अब यहाँ पर मैक्स समझ जाती है कि वेक्ना का अगला शिकार वो खुद है और जल्दी ही उसकी मौत होने वाली है। और 1 हफ्ते में हर विक्टिम की डेथ हो गई है और अब उसके पास बस 1 दिन बचा है। अब वो लोग जब स्कूल में होते हैं तो लूकस आकर के उनको ज्वाइन कर लेता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाउस अरेस्ट पे, जहाँ पर माइक, विल और जॉनथन अभी भी हाउस अरेस्ट में होते हैं। तो वो लोग भागने का प्लान करते हैं क्योंकि उन्हें हॉकिंस में जाना होता है, जहाँ पर उन्हें अपने दोस्तों की हेल्प करनी होती है। तो जॉनथन यहाँ पर अपने दोस्त को कार के साथ में बुलाता है कि तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और सभी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देती है। एक की डेथ हो जाती है, एक घायल हो जाता है और वहीं पर ही रह जाता है और दूसरे को लेकर के सभी लोग कार से निकल जाते हैं। आगे जा करके रास्ते में वो गार्ड उन्हें एक पेन देता है और कहता है कि 11 को बचा लो और इसी के साथ में उसकी भी डेथ हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं जिसने कि हर किसी के लिए लेटर लिखे होते हैं और वो ये बोलती है कि अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद ये लेटर वो लोग पढ़ ले। इसमें वो सारी बातें होती है जो कभी भी उन्हें सामने से नहीं बोल पाई थी। अब ऐसा ही एक लेटर उसने अपने भाई बिली के लिए लिखा होता है जिसका सीजन 3 में डेथ हो गई थी। तो वो उसकी ग्रेव पर जाती है और पूरे लेटर को पढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक से वेक्ना उसके माइंड में आ जाता है और वो पूरी हवा में चली जाती है। स्टीव यहाँ पर उसे बार बार वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो इसमें भी नाकाम रहता है। और जब ये सारी बातें डस्टी रेडियो पे रॉबिन को बताता है तो रॉबिन उसे दिमाग लगा करके ये बोलती है कि विक्टर की स्टोरी से उन्हें ये पता चला था कि जिस टाइम पर सबकी डेथ हुई उस टाइम पर म्यूजिक चल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि अपना फेवरेट म्यूजिक सुनने पर वो माइंड से बाहर आ जाए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके ब्रेन के उस जगह पे भी जा सकती है जहाँ पर नॉर्मली बाकी सारी मेमोरीज या फिर कुछ भी नहीं जाता है। ये सुन करके वो लोग मैक्स को हेडफोन पहना देते हैं और उसका फेवरेट म्यूजिक चलाते हैं। म्यूजिक चलते ही उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा सा पोर्टल दिखने लगता है जहाँ पर वो अपनी रियल एस्टेट को देख पा रही होती है और अपने ब्रेन में वो वेक्ना से लड़ रही होती है। वेक्ना ने उसे हर तरफ से जकड़ करके रखा होता है और ये टूटा फूटा सा घर होता है। और अब यहाँ पर जैसे तैसे मैक्स वहां से बच करके भाग जाती है और रियल लाइफ में वापस आ जाती है और इस बार वो मरते मरते बची होती है। दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि अलास्का में पहुंच जाती है और उस आदमी को पैसे भी दे देती है जो कि एक पायलट होता है और एक क्रिमिनल भी होता है और उसी को ये सारे पैसे ले जा करके उसी गार्ड को देने थे और बदले में वहां से हॉप को लेकर के वापस आना था। दूसरी तरफ हॉप भी यहाँ पर अपनी हथकड़ियां निकाल करके भागने में सफल हो जाता है पर अब यहाँ पर वो पायलट उन्हें धोखा देता है और वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। रशियन पुलिस यहाँ पर हॉप को भी पकड़ लेती है, साथ में उस गार्ड को भी पकड़ लेती है जिसने हॉप की हेल्प की होती है और वो पायलट जॉयस और बोमन को भी अपने प्लेन के अंदर बांध देता है और उनको भी वो रशिया में लेकर के जा रहा होता है क्योंकि वो लोग अमेरिकन होते हैं और उन्हें बेचने पर उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 11 की तरफ, जैसे कि फाइनली ओवन एक दूसरे लैब में लेकर के आए होते हैं जो कि रेगिस्तान के जस्ट नीचे बनी होती है और काफी ज्यादा अंडरग्राउंड होती है। यहाँ पर उसे ये बताया जाता है कि इस टेस्ट के थ्रू उसे अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी जो कि उसी के ब्रेन में है लेकिन कहीं पर खोई हुई है। पर तभी वो अपने पास में डॉक्टर मार्टिन को देखती है। ये वही डॉक्टर होते हैं जो कि सीजन 1 में उसे पकड़ के लेकर के आए होते हैं, जिसकी वजह से 11 के पास में वो पावर होती है और वो सालों तक उसी डॉक्टर के इशारों पर नाच रही होती है। डॉक्टर को देखते ही 11 को काफी ज्यादा डर लगता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसे जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है और मशीन्स को पहना करके सॉल्ट वाले पानी में डाल दिया जाता है। ये वही तरीका होता है जिससे कि पहले उसके टेस्ट हुआ करते थे। अब इस सब की वजह से वो अपने ब्रेन में एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी होती है जहां पर उसकी सारी बचपन की वो मेमोरीज होती है जो टाइम उसने उसी रिसर्च लैब में बिताया होता है। यहाँ पर उसे एक आदमी भी दिखता है जो कि केयर टेकर टाइप का होता है और काफी यंग होता है।
यहाँ उसकी पुरानी काफ़ी सारी मेमोरीज होती है कि किस तरह से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते उसको अपनी सारी पावर वापस मिली और रियलिटी में वो अपने ब्रेन में अपने उसी बचपन को दोबारा से जी रही होती है और अपने ब्रेन में वही सारी प्रैक्टिस कर रही होती है। और अगर वह ऐसा करती जाएगी तो धीरे धीरे करके उसके ब्रेन में वही सारी पावर दोबारा से डेवलप हो जाएंगी और फिर से उसे अपनी साइकिक वाली पावर वापस मिल जाएगी। ये सब कुछ डॉक्टर ओवेन इसलिए करवा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हॉकिंस में डीमंस हैं और उन्हें सिर्फ 11 ही बचा सकती है और 11 की पावर्स को वापस सिर्फ मार्टिन ही ला सकता है क्योंकि उसने इतने सालों तक 11 के ऊपर स्टडी किया है। दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि प्लेन में जग गई होती है और वो जार की बोतल को तोड़ के अपनी रस्सियों को काट लेती है और इसके बाद वो और बोमैन पायलट से फाइट करते हैं और प्लेन को क्रैश करा देते हैं। प्लेन को क्रैश कराने के बाद में वो उससे ये बोलते हैं कि अगर वो उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वो लोग उसे ऐसी बर्फ में छोड़ करके निकल जाएंगे और अब पायलट अपनी जान को बचाने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं जो कि इस वक्त माइक के घर पे होती है और काफ़ी सारी ड्राइंग्स को बना रही होती है। यहाँ पर कोई भी उसे सोने नहीं देता और उसको रात भर उसका फेवरेट गाना सुनाया जा रहा होता है ताकि गलती से भी वेक्ना उसके ऊपर अटैक नहीं करे। यहाँ पर जब नैन्सी इन सारी ड्राइंग्स को देखती है तो वो इन सबको एक साथ में मिलाती है तो एक घर की पिक्चर बनती है। वो समझ जाती है कि ये विक्टर का घर है। अब ये सारी बातें समझने के बाद ये सभी लोग साथ में विक्टर के घर में जाते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा होता है और सील्ड होता है। वो लोग घर में हर जगह पे ढूंढते हैं तो फाइनली उन्हें एक अटारी में लाइट बहुत तेज़ी से जलते हुए मिलती है। ये रात का वक्त होता है और सेम इसी वक्त में एडी को ढूंढते ढूंढते वो बास्केटबॉल की टीम के प्लेयर्स उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एडी छिपा होता है। एडी यहाँ पर भागने के लिए एक बोट के साथ पानी में उतर जाता है और वो लोग भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे उतर जाते हैं कि तभी उनमें से एक पर वेक्ना अटैक करता है और उसको मार देता है। और ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर स्टीव, नैन्सी ये सभी लोग उसी अटारी में खड़े होते हैं। वो लोग इस तेज एनर्जी को फील करते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे घर में ये वो पॉइंट है जहाँ पर खड़े होकर के वेक्ना अपना अटैक करता है। अपने सामने एक और मौत देख करके एडी वहाँ से भाग जाता है और स्टीव और उसकी टीम भी उस घर से निकल आती है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जिसके सामने एक गार्ड की डेथ हो गई थी तो वो लोग उसको मिट्टी में दबा देते हैं। वो लोग इस पेन को खोलते हैं तो उसके अंदर एक नंबर मिलता है। वो नंबर किसी कंप्यूटर की लोकेशन का होता है और ये काम सूजी कर सकती है जो कि डस्टी की गर्लफ्रेंड होती है और जीनियस होती है। तो वो लोग यहाँ से सूजी के घर की तरफ को निकल जाते हैं ताकि वो लोग उस कंप्यूटर की लोकेशन को जान सकें। दूसरी तरफ एडी यहाँ पर एक रॉक गार्डन टाइप की जगह पे छिपा होता है और वहां से वो रेडियो से सारी बातें डस्टी को बता देता है और वो लोग भी उसी स्पॉट के लिए निकल जाते हैं। अब माइक यहाँ पर सूजी के घर पे पहुंच जाता है और सूजी बहुत ही इजीली कंप्यूटर की लोकेशन को उन्हें बता देती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टीव की टीम एडी के पास में पहुंच जाती है और एडी उन्हें दूसरी मौत के बारे में बताता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है दोबारा से पुलिस की तरफ जहां पर पूरे शहर के लोगों को पुलिस सांत्वना दे रही होती है कि तभी वहां पर बास्केटबॉल टीम का कैप्टन आता है जिसने कि पिछली रात में अपने दोस्त को मरते हुए देखा होता है। वो ये बोल देता है कि हेल फायर क्लब एक कल्ट है जहाँ पर वो लोग डीमन को अपनी सोल बेच देते हैं और उनसे पावर लेते हैं और उसी पावर की हेल्प से एडी ने कल रात में उसके दोस्त को मार दिया और अब एडी वहाँ से भाग गया है और जितने भी हेल फायर क्लब के मेंबर्स हैं वो सभी लोग एडी को छिपा रहे हैं। अब यहाँ पर माइक, डस्टी इन सब की फैमिलीज भी होती है तो वो लोग ये सुन करके डर जाते हैं कि उनके बच्चे जिस क्लब में है वो एक्चुअली में एक कल्ट है। और अब यहाँ से पूरा शहर इन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये बच्चे मिलकर के एक सीरियल किलर को बचा रहे हैं। डस्टी को ये समझ में आता है कि उसका कंपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से अपनी डायरेक्शंस को बदल रहा है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने एक गेट को ढूंढ लिया था जो कि दूसरे डायमेंशन का था और अब ऐसा दोबारा हो रहा है तो डस्टी को समझ में आ जाता है कि एक गेट और ओपन है। वो लोग उसको फॉलो करते हुए पानी के अंदर जा रहे होते हैं पर अब बोट में ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं तो फिर डस्टी, ल्यूकस और मैक्स पानी के बाहर रहते हैं और बाकी सभी लोग बोट से अंदर चले जाते हैं। एक पॉइंट पे पहुंच करके कंपास बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है। वो लोग समझ जाते हैं कि इसी के नीचे वो पैरेलल वर्ल्ड का रास्ता बना हुआ है। अब ये देखने के लिए स्टीवन पानी के अंदर जाता है और वो अंदर जा करके उस रास्ते को भी देख लेता है और बाहर भी आने लगता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर नीचे से कुछ अटैक करता है और उसे पानी में खींच लेता है।
ये देखते ही नैन्सी तुरंत ही पानी में कूद जाती है, उसके पीछे रॉबिन भी कूदती है और अब एडी भी पानी में चला जाता है। दूसरी तरफ पानी के किनारे जो डस्टी, मैक्स और ल्यूकस खड़े होते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है क्योंकि वो लोग उन्हें मिल चुके होते हैं। वो उन्हें लेकर के घर आ जाती है और यहीं पर उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बाकी के चारों लोग पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक दो एनिमल से लड़ाई करते हैं। इसके बाद वो लोग भागते भागते जंगल में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें ये पता होता है कि उन्हें कोई भी हथियार तो चाहिए होगा। तो नैन्सी उन्हें ये बोलती है कि उसके घर में उसके पास में एक गन है, तो वो लोग उसके घर में जाकर के गन निकाल सकते हो क्योंकि ये पैरेलल वर्ल्ड है। तो वैसा ही घर यहाँ पर भी बना होगा और वहां पर भी गन होगी। अब सेम इसी टाइम में हम लोग 11 को देखते हैं, जो कि अभी भी उसे टेस्ट में चल रही होती है और इस वक्त वो अपने ब्रेन में हर चीज को सोच रही होती है। यहाँ पर वही काइंड लड़का उससे बातें करता है और उसे ये बोलता है कि ये सभी लोग तुम्हें मारने वाले हैं। असल में वहां पर 11 को बहुत ज्यादा बुली करते थे क्योंकि वो अपनी पावर को सही से यूज नहीं कर पाती और अब उसे मार दिया जाएगा ये सुन करके 11 काफी ज्यादा डर जाती है। तो वो लड़का उसे एक कार्ड देता है। वो ये बोलता है कि इसे स्वाइप करके वो इजीली यहाँ से निकल सकती है और आज़ाद हो सकती है। ये कार्ड लेकर के अगले ही दिन 11 वहां पर पहले तो बीमार होने का बहाना करती है और बाद में एक दो गेट को क्रॉस करके निकल भी जाती है। अब वो यंग लड़का उसे एक टनल के पास में लेकर के जाता है, जहां से अंदर जाने पर वो साफ साफ बाहर निकल गई। वो लड़का उसे ये बोलता है कि यहाँ पर काम करने वाला हर इंसान असल में डॉक्टर मार्टिन का कैदी है और वो खुद भी डॉक्टर मार्टिन का कैदी है। उसकी बॉडी में एक ऐसा ट्रैकर लगा हुआ है कि वो कहीं भी जाए तो डॉक्टर मार्टिन उसे ढूंढ लेंगे। तो अब क्योंकि उस यंग लड़के ने उसकी हेल्प की थी, तो 11 भी यहाँ पर उसकी हेल्प करने का ट्राई करती है और वो अपनी पावर्स की हेल्प से उसकी बॉडी के अंदर से उस ट्रैकर को निकाल देती है। और अब इसके बाद वो दोनों दूसरे रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके ऊपर बहुत सारे गार्ड्स हमला करने वाले होते हैं और अब वो यंग लड़का एक ही हाथ में सभी गार्ड्स को मार देता है। मतलब उसके अंदर भी साइकिक पावर होती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो 11 को यहाँ पर एक रूम के अंदर रहने के लिए कहता है और खुद बाहर रास्ता क्लियर करने के लिए निकल जाता है। जब थोड़ी देर बाद 11 बाहर निकलती है तो वो ये देखती है कि हर तरफ सभी लोग मरे हुए हैं और उनके बीच में वही यंग लड़का खड़ा है। मतलब कि एक्चुअली में वो काफी ज्यादा पावरफुल प्लस इविल होता है और अब वो यहाँ पर 11 को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो ये बोलता है कि काफी साल पहले वो हॉकिंस में रहता था, जहाँ पर उसकी फैमिली रिसेंटली उसको लेकर के शिफ्ट हुई थी। पहले उसे अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता था, पर धीरे धीरे चल के उसे पता चला। उसे समझ में आया कि वो लोगों के दिमाग के साथ खेल करके जो चाहे वो कर सकता है और इसके बाद ही उसने अपने पिता और माँ को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उनकी बुरी यादों को उनके सामने लेकर के आने लगा, लेकिन ये सारी बातें उसकी माँ को पता चल गई थी। इसी वजह से उसे एक दिन अपनी माँ को मारना पड़ गया। इसके बाद उसने अपनी बहन को भी मार दिया और अपने पिता को जिंदा नर्क की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। हाँ, आप सही समझे, ये विक्टर रील की फैमिली की बात हो रही है, जहाँ पर विक्टर को ये लगा था कि उसका बेटा कोमा में चला गया और बाद में उसकी डेथ हो गई, पर रियलिटी में वो वहीं पर था। अपनी पावर्स को इतना ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो बस बेहोश हुआ था और थोड़े दिन बाद जब उसे होश आता है तो वो डॉक्टर मार्टिन के पास में होता है और वही डॉक्टर मार्टिन का पहला टेस्ट सब्जेक्ट होता है। उसके हाथ में 001 भी लिखा होता है। लेकिन अब 001 की पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो डॉक्टर मार्टिन के कंट्रोल से छूट रहा होता है। तो डॉक्टर मार्टिन उसकी बॉडी में एक ऐसा डिवाइस इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाता और आज फाइनली 11 ने उस चिप को निकाल दिया है। जब 001 यहाँ पर 11 को अपनी सारी कहानी सुना रहा होता है, सेम इसी टाइम में हम डस्टी को देखते हैं जो कि अपनी एक थ्योरी देता है। वो ये बताता है कि पानी के अंदर एक दूसरा पैरेलल वर्ल्ड का गेट ओपन हुआ है। मतलब कि जरूर ये काम वेक्ना ने किया होगा और अभी तक उसने जहां जहां जिसे जिसे मारा है वहां वहां पर एक एक गेट जरूर होगा और वेक्ना यहाँ पर लोगों के माइंड पे कंट्रोल करता है और माइंड पे कंट्रोल करने के बाद में वो ऐसे गेट्स को ओपन करता है। और अब सेम इसी टाइम में हम पैरेलल वर्ल्ड में देखते हैं स्टीव और उसकी टीम को, जहां पर वो सभी लोग नैन्सी के घर में पहुंच चुके होते हैं पर वहां पर उन्हें गन नहीं मिलती। और अब यहाँ पर नैन्सी को देख करके समझ में आता है कि वो पास्ट में चल रहा है। मतलब कि जब वो लोग पैरेलल वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो वो लोग 2-3 साल पीछे चले जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब पहली बार 11 ने गेट खोला होता है और उस टाइम तक नैन्सी के पास में गन नहीं होती और इसीलिए उसके रूम में भी गन नहीं होती है। पर अब यहाँ पर उसे एक मैजिकल सी चीज दिखती है जो कि
कि लाइट के पास में होती है। जब वो उसके पास में टच करती है तो रियल वर्ल्ड में लाइट अपने आप ही तेजी से ग्लो होने लगती है। डस्टी और उसके फ्रेंड्स इस बात को नोटिस कर लेते हैं, तो वो लोग अब यहाँ पर लाइट के थ्रू नैन्सी से बात करते हैं और नैन्सी उन्हें ये बता देती है कि वो लोग पैरेलल वर्ल्ड में फंस चुके हैं और जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे उस दरवाजे पर काफी सारे गार्ड्स लगे हुए हैं, मतलब काफी सारे डिमोनिक क्रिएचर बैठे हुए हैं, तो वो लोग वहां से निकल नहीं सकते। ये सुनने के बाद यहाँ पर डस्टी ये बोलता है कि वो दूसरे क्राइम सीन पर जाए और वहां पर भी एक गेट होगा और वहां से निकल जाए। नैन्सी और उसके दोस्त ऐसा ही करते हैं। वो लोग दूसरे क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डस्टी और उसके दोस्त भी पहुंच चुके होते हैं। वो लोग नीचे गद्दा लगाते हैं, रस्सी डालते हैं ताकि वो लोग इजीली नीचे आ जाएं। यहाँ पर बाकी सब तो चले जाते हैं, पर जब नैन्सी जा रही होती है कि तभी अचानक से उसके ऊपर वकना का अटैक हो जाता है और वो उसके ब्रेन में चला जाता है। और अब यहाँ पर नैन्सी को अलग अलग विजन्स दिखते हैं। वो अपने बुरे विजन से तो फाइट कर लेती है, तो फिर उसे वकना अपनी स्टोरी सुनाता है। और अब ये टाइम से ये कहानी सेम उसी के साथ में चल रही होती है जब 11 को उसके ब्रेन में 001 अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। दोनों स्टोरी बिल्कुल सेम होती है। तो अब नैन्सी को सारी बातें पता चल चुकी है जो कि 11 को भी इस टाइम पर पता है। और नैन्सी का सीन तो यहीं पर कट हो जाता है। पर अब हम नेक्स्ट सीन में 11 को देखते हैं जहां पर 001 उसे पार्टनरशिप ऑफर करता है। 11 को पता होता है कि सब कुछ गलत है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी लाशें पड़ी होती है, तो अब वो यहाँ पर 001 के ऊपर अटैक कर देती है और 001 यहाँ पर जाहिर सी बात है 11 के ऊपर भारी पड़ता है। पर धीरे धीरे करके 11 अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, जिनकी हेल्प से वो अपनी साइकिक पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वो 001 को हरा देती है। इसके बाद उसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड का डोर ओपन होता है और 001 उसके अंदर में चला जाता है। वो पार्टिकल्स में बिखर जाता है और दूसरे वर्ल्ड में जाने के बाद उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक होते हैं। बहुत सारे बिजली के अटैक की वजह से उसकी बॉडी की स्किन बुरी तरह से जल जाती है और इसी के बाद वो वेक्ना बन जाता है। मतलब कि सारी कहानियाँ इस जगह पर आकर के कनेक्ट हो जाती है कि विक्टर की स्टोरी में उसका बेटा, 11 की स्टोरी में 001 और वेक्ना, ये तीनों एक ही आदमी है। और वेक्ना के क्रिएशन के साथ ही एपिसोड नंबर 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके साथ में मुझे ये बताना रह गया था कि जॉयस और बोमैन यहाँ पर रशिया की जेल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग हर किसी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और अब वो लोग देखते हैं हॉब्स को यहाँ पर डेमोगॉर्गन के सामने डाल दिया गया होता है लड़ने के लिए। पर क्योंकि वो पहले भी एक डेमोगॉर्गन से लड़ चुका है तो उसे अच्छे से पता होता है कि उसे कैसे हराना है और इस तरह से वो उससे बचते हुए दरवाजे से निकल जाता है और वो दरवाज़ा खोला होता है बोमैन ने। और अब फाइनली जॉयस और बोमन यहाँ पर हॉपर को बचा लेते हैं और साथ में वो गार्ड भी बच जाता है जो कि पहले हॉपर की निकलने में हेल्प कर रहा था। ये स्ट्रेंजर थिंग्स का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 1 जुलाई को आने वाला है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 की भी स्टोरी डालूं तो फिर कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।